हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू फॉर एलडीसी एग्ज़ाम, जीडीएस टू पीए, एसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस। आज का जो 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, ये परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि पंजीकृत लेख केवल को वितरित किए जाते हैं। ऑप्शन है केवल प्रेषिती को, प्रेषिती के प्राधिकृत एजेंट को, ए और बी दोनों, इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा आपका सही आंसर आंसर सी। क्योंकि सी इसलिए होगा कि वो प्रेषितों को भी दिया जा सकता है। अगर प्रेषिती कोई एजेंट प्राधिकृत करके रखा है तो उसको भी दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाकघर का पहचान पत्र दिया जा सकता है पर्यटकों को, यात्रा प्रतिनिधियों को, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो डाकघर का जो पहचान पत्र है दोस्तों, वो किसको दिया जा सकता है? पर्यटकों को भी दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए भी सही है। यात्रा प्रतिनिधियों को भी दिया जा सकता है, ये भी सही है। यानी इनका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक ग्राम डाकिया यह ये कर सकते हैं निर्धारित सीमा में नकद ले जाना, डाक टिकटों और लेखन सामग्री का छोटा सा स्टॉक ले जाना। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो एक ग्राम डाकिया होता है वो निर्धारित सीमा में नकद तो ले ही जाता है, और ऑप्शन बी में जो है डाक टिकटों और लेखन सामग्री का एक छोटा सा स्टॉक ले जाना, ये भी काम करता है। तो इनका जो सही आंसर होगा, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रात्रि डाकघर के कार्य समय के लिए संभाव्य विस्तार है अपराह्न 11:30 बजे, अपराह्न 8:30 बजे, अपराह्न 10:30 बजे, अपराह्न 9:30 बजे। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो तो एक रात्रि डाकघर कब तक काम करता है? वो रात्रि 8:30 बजे तक ही काम करता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, प्रेषिती द्वारा एक डाक सामग्री अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि प्रेषिती आवरण खोल लेता है, यदि प्रेषिती को वह खुला प्राप्त होता है। तो एक प्रेषिती किसी लेटर को अ, अस्वीकार नहीं कर सकता है यदि प्रेषित आवरण खोल लेता है, ये तो सही है। अगर मान लीजिए कोई उसका नाम से कोई लेटर हो, चाहे पार्सल हो, कुछ आया है और वो खोल लेता है और उसको बाद वो बोलता है कि नहीं ये मेरा रिटर्न कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है। यदि प्रेषित को वो खुला प्राप्त होता है, अगर मान लीजिए जो वो चीज़ उसने मंगाया है वो खुला हुआ उनको मिल रहा है, तब भी वो अस्वीकार कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस डाक वस्तु को प्रथम श्रेणी उत्पाद नहीं माना जाता है? इनमें से किस डाक वस्तु को प्रथम श्रेणी उत्पाद नहीं माना जाता है? ऑप्शन है पत्र, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट, अंतर्देशीय पत्र कार्ड। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये पत्र जो होता है ये फर्स्ट क्लास मेल में ही आता है, पोस्ट कार्ड ये भी फर्स्ट क्लास मेल है, बुक पैकेट ये नहीं है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड यानी इंडियन लेटर कार्ड ये भी फर्स्ट क्लास
के श्रेणी में आता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा किस वर्ष शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार रिपीट ही होता है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही है। तो डाक जीवन बीमा जो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1824, 1884, 1984, 1894। तो इसका जो सही आंसर होगा 1884, यानी 1884। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस होता है वो कौन जारी करता है? डाक परिमंडल के, डाक मंडल के प्रमुख, रेलवे डाक सेवा मंडल के प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस जारी करता है वो डाक मंडल के प्रमुख ही करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे लेटर बॉक्स बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता? पत्र, गैर पंजीकृत पार्सल, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेटर बॉक्स होता है उसमें गैर पंजीकृत पार्सल आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंधा साहित्य पैकेट के मामले में निम्नलिखित में से किसके भुगतान से छूट नहीं है? जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है उसके मामले में बहुत सारा चीज़ छूट रहता है, लेकिन एक चीज़ है कि उसमें छूट नहीं दी जाती, तो वो क्या है? डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पावती शुल्क या हवाई अधिभार। तो ये जो अंधा साहित्य जो पैकेट है बाकी सब में तो ये छूट दिया गया है। चाहे आप डाक शुल्क की बात करें, डाक शुल्क भी में भी उसमें नहीं लगता है, पंजीकरण शुल्क वो भी नहीं लगता है, पावती शुल्क वो भी नहीं लगता है, लेकिन ये जो हवाई अधिभार है ये उनको देना पड़ता है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हवाई अधिभार। अगला प्रश्न है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अधिकतम कितने अंतराल में प्रकाशित हो सकती है? जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है उसका कुछ समय सीमा होता है कि इतने दिन बाद उसको फिर से पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। तो वो कितना दिन है? ए है 15 दिन से ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह से ज़्यादा नहीं, एक वर्ष से ज़्यादा नहीं, 31 दिन से ज़्यादा नहीं। तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, 31 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुम, नष्ट हुए पंजीकृत डाक वस्तु के लिए मुआवजा हेतु दी जाने वाली अधिकतम मूल्य क्या है? तो ऑप्शन है वास्तविक क्षति का मूल्य, भुगतान किया गया डाक खर्च मूल्य, 100 रुपये, 500 रुपये। तो गुम या जो पंजीकृत डाक नष्ट हो जाते हैं उसके लिए जो मुआवजा हेतु अधिकतम जो मूल्य है दोस्तों वो है आपको 100 रुपया, उसमें आपको अधिकतम 100 ही रुपया मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विभागीय पोस्ट ऑफिस निम्न रूप में भी काम करता है। तो दोस्तों जो हर एक विभागीय जो पोस्ट ऑफिस होता है वो निम्न रूप में भी काम करता है क्या? तो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस। तो जो दोस्तों बता दूं आपको, बीओ को छोड़कर बाकी जितना सभी विभागीय पोस्ट ऑफिस है वो एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यूनिट बैग ऑफिस। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, पत्र पेटी में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक की गई सामग्री दत्त शुल्क सामग्री, अदत्त शुल्क सामग्री, गलत भेजी गई सामग्री, इनमें से कुछ भी नहीं। जो पत्र पेटी में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक सामग्री को कैसा ट्रीट किया जाता है, तो ये जो दोस्तों है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वो अनपेड माना जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक विशेष स्पेशल बैग बैग में क्या होता है? केवल नकद, सरकार के उच्च कार्यालयों के पत्राचार, ये सभी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो स्पेशल बैग होता है दोस्तों, वो सिर्फ सरकार के उच्च कार्यालयों के पत्राचार के लिए ही होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न में। डाक मंडल देश के प्रभार में होता है। जो डाक मंडल होता है वो किसके प्रभार में आता है? वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, ये सभी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो डाक मंडल होता है वो अधीक्षक डाकघर के प्रभार में रहता है। अगला प्रश्न है, एक डाकघर के नगद और डाक टिकटों की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो कोई भी डाकघर हो जहाँ नगद हो और डाक टिकट हो, उसका जिम्मेदारी कौन रखता है? उसका जिम्मेदारी डाकपाल यानी पोस्ट मास्टर करता है। अगला प्रश्न है, शाखा कार्यालय का लेखा कार्यालय है, जो ब्रांच ऑफिस होता है उसका लेखा कार्यालय कौन होता है? उप कार्यालय, मेल कार्यालय, छंटाई कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उप कार्यालय। अगला प्रश्न है, किसी डाक वस्तु के बीमा की अधिकतम राशि क्या है? अगर कोई बीमा कराना चाहता है कोई डाक वस्तु का, तो उसके लिए अधिकतम राशि क्या है? तो उसको ये दोस्तों आपको पता है, 1 लाख रुपया। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एकल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की अधिकतम धनराशि सीमा क्या है? जो सिंगल मनी ऑर्डर होता है उसके लिए आप अधिकतम कितना राशि भेज सकते हैं? 2,000, 5,000, 10,000 और 50,000। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 5,000 ही आप भेज सकते हैं सिंगल मनी ऑर्डर में। तो यही था दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर। ये इसने आज हमने आपको कराया टॉप 20 MCQ, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।